हसनपुर गांव में रामचरण नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कुछ साल पहले तक वो गांव के एक साहूकार के घर नौकर था, मगर अब वो साहूकार शहर में जाकर रहने लगा था और इसी कारण रामचरण मजदूरी करने पर विवश हो गया था। अरे ओ रामचरण, तू रहता झोपड़ी में है और बात साहूकारों वाली करता है। तुम भी लल्लू हो भाई। अरे मैं धन से गरीब हूँ, मन से थोड़ी ना हूँ। मन से तो मैं सेठों का भी सेठ हूँ, समझे? ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है, तू पगला गया है। कई साल साहूकार का नौकर रहा है ना, इसीलिए उनके जैसी बातें करना सीख गया है। पर क्या बे? पर तू पूरी उम्र मजदूरी कर लेगा तो भी झोपड़ी वाला गरीब ही रहेगा। तुझे पक्के मकान तक में रहना नसीब ना होगा। अबे चुप कर, देखना एक दिन साहूकार की हवेली मैं ही खरीदूंगा और तेरे जैसे जमूरों को उसमें नौकर रखूंगा। रामचरण की ये बात अमन को कोरी बकवास लगती है और इसी कारण वो फिर से हंसने लगता है। मगर फिर कुछ दिनों बाद साहूकार रामचरण के पास आता है। अरे रामचरण, तुमने सालों हमारी सेवा की है और फिर भी तुम झोपड़ी में रह रहे हो। तो और कहाँ रहो मालिक? अरे हमारी हवेली खाली पड़ी है, तुम उसमें रह लो। तुम उसमें रहोगे तो उसकी साफ सफाई भी होती रहेगी। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। उस दिन के बाद से रामचरण अपने परिवार के साथ साहूकार की हवेली में जाकर रहने लगा। और एक दिन, सुनो जी, आपके मालिक जैसा आलसी मैंने नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे मालिक से आलू खुदवाने थे क्या? चुप करो जी, आलू की खुदाई तुम ही करते अच्छे लगते हो। मैं तो कुछ और ही कह रही थी। अच्छा, तो कुछ और कह रही थी, पर क्या कह रही थी? रामचरण के पूछने पर राधिका उसे लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी दिखाती है, जिसका दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर मकड़ी ने जाले बना रखे थे। ये देखो आपके मालिक का आलसीपन। घर का सारा सामान तो ले गए और ये लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी उनसे बाहर ना फेंकवाई गई। अरे तुम भी कमाल करती हो। सेठ लोग इस लकड़ी की टूटी फूटी पुरानी तिजोरी को हाथ लगाते अच्छे लगते हैं क्या? तो अब तुम और तुम्हारी बेटी सपना दोनों मिलकर इसे बाहर फेंक दो। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तभी वहाँ रामचरण की बेटी सपना आ जाती है और लकड़ी की उस तिजोरी को देखकर कहती है, अरे अम्मा, ये तो सेठ की खानदानी तिजोरी लगती है। इसे बाहर क्यों फेंकती हो? इसकी मरम्मत करवा कर सामान रखने की अलमारी बना लो ना। सपना की ये बात रामचरण और उसकी पत्नी राधिका को बहुत पसंद आती है और वे उसकी मरम्मत करवा कर उस पर पेंट भी कर देते हैं। इससे तिजोरी चमक उठती है। देखो अम्मा, अब ये बन गई ना साफ सुथरी अलमारी। अब इसमें जो सामान चाहो रखो और दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, ये ले, कुछ कप प्लेट रख दे इसमें। मगर जैसे ही सपना उसमें कप प्लेट रखने लगती है, वो तिजोरी बोलना शुरू कर देती है। ए बंदरिया की मौसी, ये क्या कर रही है? मैं तेरी अलमारी नहीं हूँ, तिजोरी हूँ, तिजोरी। रखना है तो पैसा और गहने रख, वरना फूट पड़े को। पर सामान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अबे तेरा दिमाग है या सड़ेला आम? इतना भी नहीं समझता? इससे तिजोरी का इंसल्ट हो जाएगा। ये इंसल्ट क्या होता है जी? बेइज्जती होती है अम्मा। फिर तो हम इसका बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं करेंगे बेटी। मैं इसमें अपने सारे गहने और रुपए रख देती हूँ, फिर तो खुश रहेगी ना तू? जी, बल्ले बल्ले हो जाऊंगी। राधिका के पास जो भी गहने और रुपए थे, वो उन सबको तिजोरी में रखकर उसका दरवाजा बंद कर देती है। और फिर अगले दिन जब दरवाजा खोलकर देखती है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अजी सुनते हो, बल्ले बल्ले हो गया। एक सोने की अंगूठी की 100 सोने की अंगूठियाँ और 1000 रुपए के पूरे 1 लाख रुपए बन गए। रामचरण आकर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। अरे हमारा तो भाग्य चमक गया। ये तिजोरी नहीं, खजाना है, खजाना। अब तो मैं रामचरण सेठ बन जाऊंगा और तू सेठानी, समझी सेठानी? इस तरह अब रामचरण रुपए और सोने को बार बार तिजोरी में रखकर उन्हें 100 गुना बढ़ाता जाता और फिर वो सचमुच गांव का सबसे धनी सेठ बन जाता है। अरे सुनती हो, अब तो हमारे पास बहुत सारा धन आ गया है। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस हवेली को साहूकार से खरीद लूं। बिल्कुल खरीद लो जी। अब तो आप सेठों के सेठ बन गए हैं। अब भी साहूकारी नहीं दिखाओगे तो क्या ऊपर जाकर दिखाओगे?
सुन, ऊपर जाने की बात सेठ से कभी मत करना। पत्नी से इजाजत मिलते ही रामचरण हवेली को खरीदने के लिए शहर में साहूकार के पास पहुंच जाता है। क्या तुम मेरी हवेली खरीदना चाहते हो? औकात क्या है तुम्हारी? अजी, अब मुझे अपना नौकर समझने की भूल मत करना साहूकार जी। आप तो हवेली की बात करते हैं, मैं आपके सारे खेत तक खरीदने की औकात रखता हूँ। रामचरण की ये बात सुनकर साहूकार हैरान रह जाता है और कहता है, क्या नोट छापने की फैक्ट्री लगा ली है तूने? ऐसा ही समझ लो, बेचो तो बोलो, पूरा 1 गठरी नोट दूंगा। तो ठीक है, तू मुझे गठरी बांध कर नोट दे। आज से ये हवेली और मेरे खेत सब तेरे हुए। रामचरण के पास तो नोटों के ढेर लगे थे, इसीलिए वो साहूकार को नोटों की एक भारी गठरी देकर उसकी हवेली और सब खेत अपने नाम करवा लेता है। तिजोरी जी, तेरी कृपा से आज मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। रामचरण, तू तो घोंचू है, तू खुजली वाले गधे का बाप है। अबे दिमाग के फटीचर, तू इतना भी नहीं जानता कि देने वाला लेने वाले से कुछ नहीं लेता। मूर्ख, तू मुझसे जितना ले ले, पर घमंड मत करना और गरीबों की खूब मदद करना। ये तो मैं करूँगा। ये ना करेगा तो फिर से तुझे मजदूरी पर ला दूंगी, भूतनी के, समझा? समझ तो गया, पर एक बात पूछूं? ये सुनकर रामचरण चुप हो जाता है। हाँ पूछना बे, क्या पूछना है? यही कि आप बोलती बहुत बढ़िया हैं। अबे चुप कर भूतनी के, बढ़िया बोलना तो मैंने 100 साल पहले छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे इस चमत्कारी तिजोरी की खबर कई गांव वालों को लग जाती है। अबे रामचरण, तू तो पक्का चोर निकला। हमारी खानदानी तिजोरी को अपने पास रखा और उसकी करामात से अमीर बन बैठा। अगर आपको तिजोरी चाहिए तो आप ले जाइए, पर इतना याद रखिए कि अब मैं भी साहूकार हूँ और वो भी आपसे बड़ा। ठीक है, पर मैं अपनी तिजोरी ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाइए, पर इतना ध्यान रखिएगा कि तिजोरी बड़ी चालू चीज है, कभी लाभ के बजाय नुकसान ना हो जाए। साहूकार उस तिजोरी को शहर ले जाता है और फिर उसमें सारा रुपया, पैसा और सोना चांदी रख उन्हें 100 गुना करने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि तिजोरी उसके सारे रुपयों और सोने चांदी को 100 गुना बढ़ाने की बजाय राख का ढेर बना देती है। इस तरह लालची साहूकार माथा पीटता रह जाता है। सुरेश एक सुतार था जो जंगलों से लकड़ियां लाकर उनसे खूबसूरत फर्नीचर बनाया करता था। सुरेश की कला अप्रतिम थी, पर उसे कभी भी अपने काम का सही मोल नहीं मिला। सुरेश भाई, मैं इस टेबल के बस 1000 रुपए ही दे पाऊंगा। ठीक है भैया, चलेगा। सुरेश महीने भर में बस 2 या 3 हजार रुपए ही कमा पाता था और वो सारे पैसे अपनी पत्नी शोभा के हाथ में रख दिया करता था। ये ले, इससे घर का राशन ले आ। ठीक है, पर अब आपको थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। सच्ची? हाँ। शोभा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कितना खुश हूं। धन्यवाद शोभा। अब ज्यादा क्या, मैं दिन रात काम करूंगा, अपने बच्चे को सारी सुख सुविधाएं दूंगा। तू चिंता मत कर शोभा, और आज से घर के भी सारे काम मैं ही करूंगा। अरे नहीं नहीं, घर के काम मैं ही कर लूंगी। वैसे भी काम करना बच्चे के लिए अच्छा है। तुम तो बस खाना बनाना, बाकी तो मैं ही करूंगा, और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। सुरेश की खुशियों का ठिकाना नहीं था। उसी दिन से उसने घर के सारे काम करना शुरू कर दिया। अगर शोभा किसी काम को हाथ लगाती तो सुरेश उसे डांटा करता था। शोभा, तुम्हें मना किया है ना ये सब करने से। मैंने कहा ना मैं कर लूंगा। पर आप काम करें और मैं बैठी रहूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही। तुम्हें अच्छी लगे या ना लगे, पर ये तुम्हारे लिए अच्छी है और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अब जाओ, बैठो वहां। डांट सुनकर शोभा एक कोने में बैठ गई और सुरेश ने सारे काम निपटा दिए। सारे काम खत्म करके सुरेश शोभा के साथ बैठ गया और ढेर सारी बातें करने लगा। दोनों अपने होने वाले बच्चे का सोचकर ही बहुत खुश थे। सुरेश अपने सुतार का काम भी करता था और घर का सारा काम भी, पर वो बहुत खुश था। समय बीता और शोभा ने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। सुरेश ने अपनी बच्ची को गोद में लिया
और उसके आंसू बहने लगे। अरे आप रो क्यों रहे हैं? रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। सुरेश ने अपनी बच्ची का माथा चूमा। ये सुरेश की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। कुछ दिनों बाद सुरेश और शोभा अपनी बेटी को घर ले आए। अब सुरेश सारा समय बच्ची के आसपास ही रहता था। ये गर्मियों का मौसम था और सुरेश की नन्ही परी गर्मी से परेशान थी। ये क्यों रो रही है? क्या इसे भूख लगी है? नहीं, अभी तो दूध पिलाया है। तो फिर ये रो क्यों रही है? शायद इसे गर्मी लग रही है। शोभा ने बच्ची को लपटा हुआ कपड़ा खोला और बच्ची थोड़ी सी शांत हुई। कुछ देर बाद वो वापस रोने लगी। अस्पताल में पंखा था, वहाँ ये चुपचाप सोया करती थी। यहाँ हमारे घर में फैन क्या, बिजली का भी अता पता नहीं है। मैं भी आता हूँ। सुरेश अपनी पड़ोसी के घर गया और उसने बिजली की बात की। उसका पड़ोसी बिजली देने के लिए तैयार हो गया। सुरेश को हर महीने पड़ोसी को 300 रुपए देने थे। बिजली की एक तार सुरेश पड़ोसी के घर से अपने घर तक खींच लाया और उस पे बल्ब लगा दिया। बिजली तो आ गई, अब फैन खरीदना होगा। फैन कम से कम 1000 रुपए का तो होगा ना? सुरेश ने अपनी जेब टटोली तो उसके पास केवल 100 रुपए थे। कोई बात नहीं, अब जब कोई पैसे आएंगे तो आप फैन खरीद लेना। सुरेश ने बच्ची की ओर देखा। बच्ची गर्मी से परेशान थी। मैं देखता हूँ कहीं पुराना फैन मिलता है क्या। ठीक है। सुरेश कबाड़ी की दुकान में पहुंचा। अरे भैया, आपके पास कोई पुराना पंखा है क्या? हाँ एक, लेकिन उसकी बॉडी खराब है, पर मोटर चल रहा है। तुम्हें चाहिए तो ले लो, बॉडी बदल लेना। कबाड़ी ने सुरेश को एक पुराना सीलिंग फैन दिखाया जिसकी बॉडी टूटी हुई थी। क्या दाम है इसका? वैसे तो 100 रुपए है, पर इसकी बॉडी इतनी टूटी हुई है इसलिए तुम 50 रुपए दे दो। ठीक है। सुरेश ने उस आदमी को 50 रुपए दे दिए और वो फैन खरीद लिया। फैन खरीदकर सुरेश हार्डवेयर की दुकान पर गया। अरे भैया, इस पंखे की बॉडी और ब्लेड कितने के पड़ेंगे? अरे ये तो बहुत पुराना मॉडल है, इसकी बॉडी तो बहुत महंगी है। बॉडी और ब्लेड मिलाकर 1000 रुपए लगेगा। क्या? 1000 रुपए सुनकर सुरेश चौंक गया। इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाता? इसलिए वो चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। आप पंखा ले आए? ले तो आया, पर इस पंखे की बॉडी टूटी हुई है और इसमें नए ब्लेड लगेंगे और उसका दाम 1000 रुपए है। बाप रे, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरेश ने उस पंखे को जमीन पर रख दिया और सोचने लगा कि वो उस पंखे के साथ क्या कर सकता है। अगर मैं इस पंखे की बॉडी और ब्लेड लकड़ी से बनाऊं तो? क्या ऐसा बन सकता है? मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं ना। और वैसे भी गुड़िया गर्मी से बहुत परेशान है। सुरेश पंखा लेकर बाहर आया और अपने सामने पड़े लकड़े के तने से पंखे की बॉडी बनाने लगा। वो बहुत बारीकी से काम करता रहा और कई घंटों बाद आखिर उसने लकड़ी से बॉडी और ब्लेड बना दिए। उसने पंखे को जॉइन किया। ये हुई ना बात। सुरेश अपने लकड़ी के पंखे को घर के भीतर ले गया और उसे छत से टांग दिया और बिजली का कनेक्शन कर दिया और फिर बटन दबाते ही पंखा घूमने लगा। अरे वाह! और रोती हुई बच्ची तुरंत शांत हो गई। मेरी मेहनत रंग लाई। हाँ देखिए, ये चुप बैठ गई। भगवान करे मैं इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकूं और एक अच्छा बाप बन सकूं। आप अच्छे पिता है। बच्ची खुश थी और इसलिए शोभा और सुरेश भी खुश थे। अगले दिन उनके घर पे ग्राम पंचायत के ऑफिसर आए। क्या आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ हाँ, अंदर आइए ना। वो ऑफिसर घर के भीतर आया। मुझे बेटी हुई है। कल जन्म हुआ है ना? हाँ। तभी ऑफिसर का ध्यान ऊपर घूम रहे लकड़ी के पंखे पर गया। ये कैसे हो सकता है?
क्या ये सच में लकड़ी का है? हाँ, मैंने खुद बनाया है। अद्भुत, बहुत खूब। मैंने पहले ऐसी लकड़ी की कला नहीं देखी। ये कला नहीं, मजबूरी है साहब। सुरेश ने ऑफिसर को बताया कि क्यों उसने लकड़ी का पंखा बनाया। उस ऑफिसर ने लकड़ी के पंखे की और सुरेश के परिवार की एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त उनकी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इससे क्या होगा साहब? क्या होगा तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ, वापस जरूर आऊंगा। लकड़ी के पंखे का फोटो और सुरेश की कहानी वायरल हो गई। लोग सुरेश की मदद करने आगे आ गए और सभी ने उस ऑफिसर के अकाउंट में पैसे भेजे। कुछ दिनों बाद वो ऑफिसर पैसों का बैग लेकर सुरेश के घर आया। तुम्हारी कहानी दुनिया भर को छू गई है और देखो, सब ने तुम्हारी मदद करने के लिए कितने पैसे भेजे हैं। तुम अपनी बेटी को हर खुशी दे सकते हो। सुरेश और शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये सब होगा। सुरेश के परिवार की जिंदगी संवर गई। अब सुरेश ने अपनी बेटी के लिए हर सुख सुविधा खरीद ली थी। वो खुश था और ये सब बस उसके लकड़ी के पंखे की बदौलत। हरिया और धारा एक गरीब दाम्पत्य थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा। वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है। 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं, एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ,
ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के सपने में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता? ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा, अब तू स्कूल जा सकता है। वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत! ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम! मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया। हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1 लाख रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1 लाख रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था।
मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं, बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है। मालपुरा गांव में दिनेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह लकड़ी का काम करता था और उसी में मस्त रहता था। उसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसका भी दिनेश की उम्र का एक बेटा था। उसका नाम तरुण था। तरुण को अपने बाप के पैसों का बहुत घमंड था और वह अक्सर एरोप्लेन में बैठकर नई नई जगहों की सैर करने का शौकीन था। वह जब किसी नई जगह की सैर करके गांव लौटता था तो गांव वालों के आगे बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता था। एक दिन तरुण अपनी कार रोककर गांव वालों से बात करता है। राम राम छोटे जमींदार, कहाँ घूमने आए हैं? जहाँ अमीर लोगों को घूमना चाहिए। एरोप्लेन में बैठकर बादलों की सैर करके आया हूँ। कभी देखा है तुमने एरोप्लेन? हाँ, जमीन पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हुए कई बार देखा है। हम तो एरोप्लेन जमीन से आसमान में उड़ते हुए ही देख सकते हैं। तुम गरीब बैलगाड़ी छाप और कर भी क्या सकते हो? तरुण गरीब गांव वालों पर यह ताना कसकर निकल जाता है, मगर गरीब गांव वालों को उस घमंडी तरुण पर गुस्सा आता है। घमंडी जमींदार का बेटा हमेशा गरीबों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है, मानो उस उड़ने वाले जहाज में बैठने वाला दुनिया का यही अकेला आदमी हो। घमंडी हाथी है ससुरा, तभी तो इतनी लंबी नाक है। पर हम भी चींटी हैं, चींटी। इसकी लंबी नाक में घुस जाएं तो इसकी नाक में दम कर देंगे, निकम्मा कहीं का। एक दिन दिनेश का बेटा राका उससे लकड़ी का छोटा एरोप्लेन बनवाने के लिए जिद कर रहा होता है। पापा पापा, हमारे लिए लकड़ी का एरोप्लेन बना दो, हमें एरोप्लेन से खेलना है। नहीं नहीं, एरोप्लेन से खेल कर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी बना देता हूँ। दिनेश की यह बात सुनकर उसकी पत्नी आशा को गुस्सा आ जाता है और वह दिनेश को खरी खोटी सुनाने लगती है। आप भी कमाल करते हो जी, बच्चा एरोप्लेन बनाने को कह रहा है और आप बैलगाड़ी बनाने पर अड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? कहीं बच्चा एरोप्लेन से गिरकर चोट न खा ले, इसीलिए नहीं बना रहा हूँ। ये कहो ना कि जमींदार के बेटे से डरते हो। कहीं उसने तुम्हारे बेटे को एरोप्लेन से खेलते देख लिया तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। यह सुनकर दिनेश में थोड़ा जोश पैदा हो जाता है और वह जमींदार के बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा लेता है। क्या मैं उससे डरता हूँ? वो नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लेगा? दिनेश यह कह रहा था कि तभी वहाँ बसंती आ जाती है। आशा, बहन पेट में अफारे की दिक्कत है, कहो तो इलाज कर लूं? कर लो बसंती बहन। सुना है वो जमींदार का घमंडी बेटा शादी करने वाला है और शादी से पहले हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा है। हेलीकॉप्टर! यह सुनकर दिनेश अफारे का मतलब तुरंत से समझ जाता है। यह हेलीकॉप्टर क्या होता है? ये मूर्ख हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर कह रही है। हेलीकॉप्टर छोटा हवाई जहाज होता है। यह सुनकर आशा फिर से दिनेश पर ताने मारते हुए कहती है, वह अमीर बाप की औलाद है बहन। उसका बाप तो उसे असली वाला हेलीकॉप्टर दिलाने की हिम्मत रखता है और एक ये बाप है जो बच्चे के लिए लकड़ी का हेलीकॉप्टर भी बनाने का दम नहीं रखता। ऐसा मत बोलो आशा, मैं चाहूँ तो लकड़ी का पूरा एरोप्लेन भी बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ ना, मुहूर्त के लिए पंडित बैठाने पड़ेंगे क्या? यह कहकर जैसे ही आशा चुप होती है, बसंती बोलने लगती है, मैं तो कहती हूँ कि जरूर बनाओ। उस घमंडी का घमंड चूर करने के लिए गरीबों के पास भी एक हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए, भले लकड़ी का ही क्यों ना हो। फिर जमींदार का बेटा गांव में असली हेलीकॉप्टर ले आता है और जमींदार गांव वालों को अपने घर बुलाकर समझाता है, तुम सब आज से सड़क पर बाजार लगाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे सड़क खाली चाहिए। मेरा बेटा हेलीकॉप्टर खरीद कर लाया है और उसे उड़ाने के लिए सड़क तो चाहिए ना। हेलीकॉप्टर ही लाया है ना, कोई एरोप्लेन तो नहीं लाया है जिसे उड़ाने के लिए सड़क चाहिए। तू चुप कर बे गरीब, तेरी हेलीकॉप्टर खरीदने की औकात नहीं और बात करता है एरोप्लेन की। जमींदार के घमंडी बेटे का यह बोल सुनकर दिनेश कहता है, अगर तुझे इतना घमंड है तो मैं लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर तेरे इसी हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा दूंगा, फिर तो तू मान जाएगा ना।
अगर तू लकड़ी का एरोप्लेन बनाकर उसे हमारे हेलीकॉप्टर के बगल में उड़ाकर दिखा देगा तो मैं अपनी हवेली और खेत तेरे नाम करके गांव छोड़ दूंगा। और अगर मैं ये न कर सका तो मैं भी अपना सब कुछ तुम लोगों को देकर गांव छोड़ दूंगा, ठीक है? दिनेश की इस बात से तरुण खुश न हुआ और बोला, तुम्हें अकेले नहीं बल्कि सारे गरीबों को गांव छोड़कर जाना होगा। शर्त मंजूर है तो बोलो। क्यों भाई गांव वालों, मंजूर है तुम्हें? दिनेश पहुंचा हुआ खिलाड़ी था और ऊपर से गांव वाले जमींदार के घमंडी बेटे के घमंड से भी तंग आ गए थे, इसलिए सब ने बिना विचार किए ही हामी भर दी। हाँ, हम सबको आपकी शर्त मंजूर है। उस दिन के बाद दिनेश दिन रात लकड़ी का एरोप्लेन बनाने में लग जाता है और जमींदार मन ही मन यह सोचकर खुश होता रहता है कि अब तो गांव के सब गरीब किसानों के घर और खेत उसके हो जाएंगे, क्योंकि दिनेश का लकड़ी का एरोप्लेन उसके असली हेलीकॉप्टर के सामने एक खिलौना ही साबित होगा। क्या बे दिनेश, तो कुछ कर भी सकेगा या अपने साथ साथ हमें भी डुबोएगा? तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा एरोप्लेन बनाऊंगा जिसमें गांव के सभी गरीब बैठकर आसमान में उड़ते दिखाई देंगे। देख लेना, कहीं हम आसमान में उड़ने के बजाय गांव छोड़ने के लिए सड़क पर धूल उड़ाते ना नजर आए। इस तरह 1 महीना बीत जाता है और दिनेश कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जमा करके लकड़ी का एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बना लेता है। ये पूरा एरोप्लेन कार के पहियों पर खड़ा था। इस एरोप्लेन को देखकर जमींदार और उसका बेटा दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये एरोप्लेन बनाया है या लकड़ी की बास? आसमान में उड़ना तो दूर, इसका तो सड़क पर चलना भी मुश्किल है। उनकी ये बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और दिनेश की तरफ संदेह से देखने लगते हैं। अरे भाइयों, उनकी बातों को भूलकर एरोप्लेन में लगी लकड़ी की सीटों पर बैठ जाइए। आपके बैठते ही ये अपने आप चलने लगेगा और फिर आसमान में उड़ जाएगा। उसकी बात सुनकर गांव वाले मन मारकर एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फिर जमींदार और उसका बेटा भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। फिर कुछ ही मिनटों में जमींदार का हेलीकॉप्टर तो आसमान के चक्कर काटने लगता है, मगर दिनेश का एरोप्लेन चींटी की चाल से सड़क पर ही चलता रह जाता है। अरे उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा है। अरे मरवा दिया, अब तो खाली हाथ गांव छोड़ना पड़ेगा। चुप करके बैठो, एरोप्लेन तेजी से दौड़ते हुए आसमान में उड़ने वाला है। दिनेश का यह कहना था कि लकड़ी के एरोप्लेन में न जाने कहां से जान आ गई। वह सचमुच ही दौड़ते हुए आसमान में उड़ने लगा और जमींदार के हेलीकॉप्टर की बगल में से होते हुए उससे आगे निकल गया। इस तरह जमींदार की हार हुई और उसके घमंडी बेटे का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वे दोनों बाप बेटा अपनी हवेली और खेत दिनेश को देकर शहर चले गए। फिर दिनेश ने हवेली अपने पास रख ली और खेत सब गांव वालों में बांट दिए। इस तरह सब गांव वाले दिनेश की बुद्धिमत्ता को मान गए।